कक्षा 10वीं के समस्त विद्यार्थियों को इस दिवस की प्रातः बेला का हार्दिक अभिवादन। सुप्रभात। आशा करता हूँ कि सभी विद्यार्थी अपने अपने घरों में कुशलता के साथ होंगे और अपने विषय ज्ञान में वृद्धि हेतु प्रयासरत होंगे। कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथ्य कविता जीवन के यथार्थ और अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति है। कवि ने यहाँ संसार के भौतिक साधनों व संसार की वास्तविकता एवं लोगों की मानसिकता का सुंदर वर्णन किया है। साथ ही कवि ने अपने लिए इस जीवन को जीने की स्मृति को शेष जीवन का आधार बतलाया गया है। एक बार वाचन की ओर मधुप गुनगुना कर कह जाता, कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया। जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में, अनुरागनी उसा लेती थी निस्सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। एक सुंदर रस के साथ कवि जयशंकर प्रसाद जी ने इस कविता के द्वारा जीवन की विषम परिस्थितियों और जीवन के आलंब सहारे को उद्घाटित किया है। कवि ने बतलाया है कि इस जीवन में अनेक असंख्य महापुरुष महान लोगों का अस्तित्व है, लेकिन वे भी आज अपने उन अस्तित्वों के बावजूद भी एक हास्य का पात्र यहाँ के लोगों की मानसिकता के द्वारा बने हुए हैं। प्रथम पंक्ति, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जिस प्रकार से एक भौंरा गुंजायमान रहता है, उसकी आवाज़, उसके शब्द विस्तार, उसके आशय को कोई नहीं जान पाता है, उसी प्रकार से मेरा मन रूपी भौंरा अपने मन में क्या विचार करता रहता है, क्या सोचता रहता है, यह कौन सी कहानी कहना चाहता है, यह मुझे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। कवि पुनः कहते हैं, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इन पंक्तियों से कवि का यह आशय है, कवि कहते हैं कि इस संसार में, यहाँ पर कवि ने पत्तियों के माध्यम से पत्तियों को उन महान लोगों का प्रतीक बनाया है जो अपने परोपकारी कार्यों से इस संसार के लोगों के लिए आदर्श के व्यक्ति हैं। लेकिन फिर भी इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, वह कहते हैं इस गंभीर सीमाहीन नीले रंग से आच्छादित आकाश पर असंख्य अनगिनत जीवन, ऐसे जीवन महापुरुषों के जीवन इतिहास छिपे हुए हैं। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। यह आप जान लीजिए कि वे भी यहाँ पर अपने
परोपकारों के बावजूद भी संसार के लोगों के द्वारा व्यंग के पात्र बनते रहते हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। कभी पुनः कहते हैं कि इतना सब कुछ आप जानते हैं, फिर भी आप मुझसे कहते हैं कि मैं अपनी दुर्बलताएं, अपनी कमियां यहाँ पर कह दूं। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे और गागर रीति। गागर रीति से कवि का तात्पर्य उन लोगों की मानसिकता से है जो एक के बाद दूसरे की देखा देखी वही कार्य करते रहते हैं। काव्य सौंदर्य की यहाँ बात करें काव्य सौंदर्य का भाव सौंदर्य यहाँ कवि ने मधुप भंवरे की तुलना मानव मन से की है। यहाँ कवि ने पत्तियों के प्रतीक रूप में महापुरुषों को उद्घाटित किया है। शिल्प सौंदर्य खा शिल्प सौंदर्य भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली हिंदी रस शांत रस छंद स्वच्छंद कविता अलंकार मधुप मनरूपी भंवरा रूपक अलंकार सुनकर सुख पाओगे सुख पाओगे मैं अनुप्रास अलंकार अनुप्रास अलंकार शब्द शक्ति लक्षण गुण प्रसाद उपस्थित है। आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी इन पंक्तियों का संदर्भ प्रसंग भावार्थ लिखने में सक्षम हो चुके होंगे। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। इन पंक्तियों का भावार्थ मैं पहले प्रस्तुत वीडियो में प्रेषित कर चुका हूँ। साथ ही आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया, इन समस्त काव्य पंक्तियों का भावार्थ भावाभिव्यक्ति मैं प्रथम वीडियो में प्रेषित कर चुका हूँ। विद्यार्थी उसे देखकर इन पंक्तियों का भावार्थ समझकर लिखने हेतु दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। प्रश्न नंबर 1, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? कवि के पास आत्मकथा न लिखने के अनेक कारण हैं जिनकी वजह से वो आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। कवि कहता है कि इस संसार में मुझसे भी अधिक योग्य लोग हैं
जिन्हें आत्मकथा लिखनी चाहिए। कवि अपने जीवन को खाली सागर के समान मानता है, अर्थात उसके मन में कोई भाव भी नहीं है। फिर वह आत्मकथा किस प्रकार लिख सकता है? एक कारण यह भी है, वह यह भली भांति जानता है कि संसार के लोग दूसरों की आत्मकथा सुनकर केवल उसका उपहास ही बनाया करते हैं। प्रश्न नंबर 2, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, ऐसा कवि क्यों कहता है? कवि कहना कि मेरे मन के विचार अभी मौन हैं और जीवन के सफ़र को पूरा करते करते थके हुए हैं, इसलिए आत्मकथा कहने का समय अभी नहीं है। दूसरा कारण यह भी है कि कवि ऐसा इसलिए कहता है कि जीवन की अनेक संचित व्यथा हैं। उसके जीवन में अनेक दुख आए, उन्हें सुप्त जानकर वह शांत चित्त है। उन्हें पुनः स्मरण कर वह अपने जीवन को व्यथित नहीं करना चाहता है। कवि अपनी दुर्बलताओं और प्रेम के क्षणों को सबके सम्मुख प्रकट भी करना नहीं चाहता है। ऐसा करना उसे उचित नहीं जान पड़ता। प्रश्न नंबर 3, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? कवि जीवन भर कष्टों के थपेड़ों से आहत है, निराश है। उसकी स्थिति थके हुए पथिक की तरह है, जिसका आगे बढ़ने का उत्साह समाप्त हो गया है, किंतु जीना चाहता है और पाथेय का उपभोग कर उत्साहित होता है। कवि के जीने का आधार मात्र उसकी प्रेयसी की स्मृतियां हैं, जिन्हें वह संजोए हुए है। निराशामय जीवन की स्थितियों से निकलने के लिए उसके प्रिय की स्मृतियां ही उसका एकमात्र सहारा है, जो उसे इस संसार पथ पर आगे बढ़ने का हौसला देती रहती हैं। प्रश्न नंबर 4, भाव स्पष्ट कीजिए। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। कवि ने अपने जीवन की अनुभूति को यहाँ स्पष्ट किया है कि उसके जीवन के लिए उसके सुख मात्र बहुत ही क्षणिक थे। जिस प्रकार से एक स्वप्न देखा जाता है जिसका समय बहुत ही कम होता है और जागने पर वह दूर हो जाता है, उसी प्रकार से उसके जीवन के सुख भी थे। उसके जीवन में सुख केवल एक झलक दिखाकर चले गए, कब आए कब चले गए उन्हें पता ही नहीं चला। इस तरह कवि स्वप्न में ही सुख का अनुभव कर रहा था और आँख खुलते ही सुख विलीन हो गए थे। उसने उन्हें जैसे ही अनुभव करना चाहा, वे उससे दूर हो गए। ख, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि उनके प्रिय के लाल गालों की मतवाली सुंदर छाया अर्थात उसके प्रेयसी की रूप सौंदर्य से ही प्रेम भरी प्रातः काल भी अपना सुहाग सजाया करती थी। अर्थात प्रातः काल की जो आनंदित कर देने वाला प्रभाव है, वह प्रातः काल ने उसकी प्रेयसी से ही लिया है। अर्थात उसकी प्रेयसी का रूप सौंदर्य अत्यंत प्रभावशाली है, जिसकी छाया में या प्रतिच्छाया में अनुसरण में प्रातःकाल उषा भी अनुराग प्रेम से भर जाती थी। यहाँ पर कवि ने अपने प्रिय के सौंदर्य स्मृति को बहुत सुंदर, मनमोहक एवं आकर्षण से युक्त बताकर प्रभावशीलता को स्पष्ट किया है। प्रश्न नंबर 5, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? कवि यद्यपि अपनी प्रेयसी के साथ बिताए क्षणों को याद करता है, किंतु उन क्षणों को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है।
उसका कारण है वह सोचता है कि जो प्रेयसी के साथ समय व्यतीत हुआ वह अतीत बन गया। वर्तमान में उसका आभास मात्र शेष है, इसलिए सुखद क्षणों को अभिव्यक्त करना उसके लिए कठिन है। उसके लिए प्रेयसी का साथ भी क्षणिक था। कवि की यह सोच भी हो सकती है कि कवि अपनी प्रेयसी के साथ मधुर बातें करते हुए हंसता था, खिलखिलाता था, सुख का अनुभव करता था। उन क्षणों को शब्दों में पिरोना, सबके सामने प्रकट करना वह उचित नहीं समझता है, क्योंकि वह उसकी व्यक्तिगत सुख, व्यक्तिगत आनंद के ही साक्षी रहे थे। प्रश्न नंबर 6, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण से लिखिए। आत्मकथ्य कविता में सौंदर्य की जो अद्भुत छटा विद्यमान है वह इस प्रकार से। पहला, खड़ी बोली का परिष्कृत रूप। आत्मकथ्य में तत्सम शब्दों की वर्षा है जो भावों के अनुकूल है। इस गंभीर, अनंत, नीलिमा में असंख्य जीवन, इतिहास, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं में। यहाँ गंभीर, अनंत, नीलिमा, असंख्य, प्रवंचना ये सब परिष्कृत रूप हैं। कवि ने प्रतीकात्मक शब्दों का विशेष रूप से प्रयोग किया है। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी, यह अपनी मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। यहाँ मधुप मन का प्रतीक है और मुरझा कर गिरती हुई पत्तियां नश्वरता या महापुरुषों के जीवन समाप्ति का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 7, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है। कवि की प्रेयसी स्वप्न सुंदरी थी, सुंदरता की जीवंत प्रतिमा थी, आनंद का दूसरा नाम थी, आँखों में स्मृतियों में बसने वाली उसकी सुछवि थी, सबसे अलग दिखाई देने वाली अनुपम कांति थी, जिसने कवि के हृदय पर एक अमिट पहचान बना दी थी। ऐसी सुषमा थी जिसके सौंदर्य से प्रातः भी अपना सौंदर्य संवारती थी। ऐसी अनुपमा सुंदरी प्रेयसी स्वप्न में आलिंगन का आभास कराकर सुख की क्षणिक मुस्कुराहट बिखेर कर जीवन से दूर चली गई। उसकी सुख कल्पना अधूरी रह गई। उस सुख के प्राप्त करने की छटपटाहट को कवि गोपनीय नहीं रख सका और आत्मकथ्य कविता में इसे व्यक्त कर बैठा। आशा करता हूँ कि सभी विद्यार्थी भावाभिव्यक्ति, काव्य सौंदर्य एवं इन प्रश्नोत्तरों को लिखने में दक्षता हासिल कर चुके होंगे और अपनी भाषा में इन प्रश्नों के उत्तर लिखने में सक्षम हो गए होंगे। इसी आशा से सभी का एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद।